अब मैथ्स 2 के लास्ट 2 चैप्टर बचे हमारे, दैट इज कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एंड इंश्योरेंस, एन्युटी। उसमें से हम पहले आज करेंगे कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एंड देन फिर करेंगे इंश्योरेंस एंड एन्युटी। अब इन दोनों चैप्टर का एक चीज याद रखो, हमको यहाँ पे काफी सारे रेशियोज, प्रपोर्शन, परसेंटेज, इनके बहुत सारे यूजेस करने हैं। तो अगर रेशियोज, प्रपोर्शन, परसेंटेज ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये नहीं आता है तो एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइज करके आना कि हमको इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से करने हैं। अदरवाइज इस चैप्टर में दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जाता है रीडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि जितने अच्छे से तुम क्वेश्चन को रीड करोगे उतने अच्छे से तुमको समझेगा किस पे कितना परसेंटेज दिया है, और उसी से हमको आंसर्स करने हैं। मैं जानबूझ के डायरेक्टली वहां पे नहीं जा रही हूँ कि कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, बिकॉज उससे भी पहले का बेसिक है परसेंटेज, प्रपोर्शन, रेशो। अगर ये चीजें आती हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में आंसर निकालना आता है, फ्रैक्शन से डेसिमल में आंसर निकालना आता है, तो हमारा ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर कैलकुलेशन करना तुम्हारे लिए बहुत इजी है, जहाँ पे तुमको टाइम नहीं लगता है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, तुमको टेबल्स लर्न है तो तुम कैलकुलेशन फास्ट कर लोगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो टेबल्स लर्न होने जरूरी है। देन दूसरी चीज है रीडिंग, क्योंकि जितनी अच्छी रीडिंग रहेगी उतना तुम्हारा आंसर एक्यूरेट होगा एंड तुम गड़बड़ नहीं करोगे। अब गड़बड़ कहाँ होती है, अगर रीड गलत किया, अगर रीड गलत किया तो मैंने गलत जगह पे गलत परसेंटेज यूज किया, गलत जगह पे गलत परसेंटेज यूज किया, एंड मोस्टली हर एक इसमें तुमको परसेंटेज आने वाला ही है। तो अब इसके आगे चलो, जैसे ही कमीशन है, कमीशन होगा, ब्रोकरेज होगा, ये क्या होता है, कमीशन एंड ब्रोकरेज जनरली किस पे दिया जाता है। पहले कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन होता है किस पे, कुछ वर्क करके दिया है किसी के बिहाफ में। अगर मैंने कुछ वर्क करके दिया है किसी और के बिहाफ में तो मैं कमीशन ले रही हूँ कि ये आपका काम मैंने करके दिया है और उसके लिए कुछ कंसिडरेशन मुझे दो, इज अ कमीशन। सेम वे ब्रोकरेज, बट ब्रोकरेज जब हम बोलते हैं तो ब्रोकरेज जो है वो दोनों तरफ से लिया जाता है। कमीशन जो है वो सिंगल पार्टी के पास से होता है एंड ब्रोकरेज जो है वो दोनों पार्टीज के पास से लिया जाता है। मतलब जो बायर है एंड जो सेलर है दोनों के पास से मैं कुछ कमीशन लूंगी तो वो बन जाएगा क्या, ब्रोकरेज। देन डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट, हम डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और तुम्हारा कैश डिस्काउंट, ये वाली चीजें अब वो थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले हम कमीशन एंड ब्रोकरेज पे काम करते हैं। कमीशन ब्रोकरेज में एक और कंसेप्ट है दैट इज डेल क्रेडरे कमीशन। डेल क्रेडरे कमीशन क्या होता है, ये कमीशन के अलावा एक एक्स्ट्रा परसेंटेज चार्ज करता है डेल क्रेडरे एजेंट, इसलिए कि वो बैड डेट नहीं होगा ये भी तुमको गारंटी दे रहा है, इसीलिए वो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करेगा। अब ये तो होगी कमीशन की बात और ब्रोकरेज की बात। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट एंड देन मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी क्योंकि हर एक जगह अलग अलग तरीके से जाना है। एंड जनरल सेंस में समझो कि कमीशन लिया तो अमाउंट रिसीव्ड, कमीशन दिया तो अमाउंट पेड, तो कहाँ पे कॉस्ट है और कहाँ पे प्रॉफिट है ये तुमको कहाँ से समझेगा, क्वेश्चन से समझेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, जितना अच्छे से रीडिंग करोगे उतना अच्छे से तुमको ये चैप्टर जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन देखो, अ शॉप इज सोल्ड एट अ 30% प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट के बारे में बताया, 30% प्रॉफिट है। द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एट अ रेट ऑफ अ 3/4 परसेंटेज अमाउंट्स टू, मतलब ब्रोकरेज का अमाउंट दिया है और अब तुमको पूछा है कॉस्ट ऑफ द शॉप बताओ, कॉस्ट बताने बोला है। सबसे पहला काम, हाँ मेरा पहला काम होता है कॉपी पेस्टिंग, क्वेश्चन को तोड़ो कॉपी पेस्टिंग करो। कॉपी पेस्टिंग करते वक्त क्या करोगे, हमको पता है शॉप कितने में सोल्ड की है, नहीं, सेल प्राइस नहीं पता, नहीं दिख रहा है ना क्वेश्चन में सेल प्राइस, तो सेल प्राइस नहीं पता, पर मुझे कितना ब्रोकरेज है ये पता है, प्रॉफिट का परसेंटेज पता है। तो इससे लेके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जनरल सेंस जाता है प्रॉफिट का परसेंटेज मतलब हमेशा सेल्स पे होता है, हमेशा सेल्स पे होता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सेल्स को कंसीडर करूंगी एक्स, सेल्स को कंसीडर करूंगी एक्स। अब हर एक क्वेश्चन एक्स से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेल्स को कंसीडर किया एक्स, अब वो लिखना पड़ेगा, तो लिखो, क्या लिखोगे, लेट एक्स बी द सेल्स प्राइस, ठीक है, एक्स बी द सेल्स प्राइस। अब एक्स अगर सेल प्राइस है तो ब्रोकरेज क्या होगा, ब्रोकरेज किस पे मिलेगा,
ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना दिया है 73,125। ब्रोकरेज है तुम्हारा 73,125, पर ये जो 73,125 है ये किस पे बोला है 3/4%, राइट 3/4% ऑन सेल प्राइस। तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना 3/4 इंटू 1/100 परसेंटेज है इसीलिए इंटू एक्स। अब ये इंटू और एक्स का डिफरेंस देख लेना। तो अब मैं यहाँ से एक्स का अमाउंट निकाल सकती हूँ सेल्स प्राइस का। चलो फिर निकालते हैं 73,125 देयरफॉर इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/100 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 73,125। ये उल्टा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इंटू 100। बताओ क्या आता है। ये आता है तुम्हारा 97,50,000। ठीक है, अब मैं जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं दिखा रही हूँ, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना और तुमको जाना कहाँ से वो तरीका बस बता दूंगी। ओके, तो ये आया तुम्हारा एक्स। एक्स क्या है सेल्स प्राइस। अब मुझे बोलो सेल्स प्राइस मिलने के बाद क्या करोगे तुम लोग। अगर सेल्स प्राइस मिल गया तो मैं वहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ। कॉस्ट कहाँ से निकलेगा यहाँ से। प्रॉफिट 30% प्रॉफिट दिया है ना, तो ये 30% प्रॉफिट किसका है, किस पे कॉस्ट पे कुछ दिया है नहीं। प्रॉफिट कॉस्ट पे रहेगा, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे रहेगा। तो अब कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है, तो लेट कॉस्ट प्राइस बी वाई। कॉस्ट प्राइस वाई हो गया, प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कितना है दिया है क्या हमको, नहीं दिया। पर कॉस्ट प्राइस जब निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ये हमको पता है। या फिर हमें ये पता है कि प्रॉफिट, चलो जनरल सेंस प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, जनरल फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो जनरल फॉर्मूले से भी तुम एडवांस लेवल वाले कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट तुमको ये समझना है कि पहले फॉर्मूला पुट करो, जहाँ पे जो जो वैल्यूज दी है वहां वहां पे वो वैल्यू पुट करो एंड देन चेंजेस करते जाओ। अब प्रॉफिट के लिए मुझे क्या दिया है 30%। 30% ऑफ क्या वाई। सेल्स प्राइस मेरा आया है 97,50,000 माइनस वाई। तो इस माइनस वाई को मैं उठा के इधर लेके चले जाऊँ तो प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। तो ये 30%, 30% कितना होता है 30/100, तो 3/10 इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 975 4 टाइम्स 0। अब इसमें क्या करोगे एलसीएम 3 + 10y, 3 + 10 इंटू वाई अपॉन 10। तो ये हुआ तुम्हारा 13y/10 इज इक्वल टू 975 4 टाइम्स 0। क्या करोगे y इज इक्वल टू 975,000 इंटू 10/13। क्या आता है देखो आंसर 75 लाख। तो y इज इक्वल टू 75 लाख। क्लियर। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 75 लाख। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो समझो प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट किस पे होगा कॉस्ट पे होगा। ठीक है, अब एक एक चीजें हम नोट करके रखेंगे जब भी हमको प्रॉफिट दिया है। ओके, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट ऑलवेज ऑन कॉस्ट, ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, अब ये ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस क्यों, क्योंकि हमको स्पेसिफाई नहीं किया है कि प्रॉफिट सेल्स प्राइस पे। जब बोला प्रॉफिट इज ऑन अ सेल्स तो सेल्स पे ही लेना है, अनलेस स्पेसिफाइड। जब तक स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे रहेगा। ओके, देन दूसरा कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन और ब्रोकरेज ये हमेशा किस पे होगा
सेल्स प्राइस पे होगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑलवेज सेल्स प्राइस। एक जनरल सेंस है कि अगर कमीशन एंड ब्रोकरेज हम दे रहे हैं तो हम कॉस्ट पे कैसे कमीशन एंड ब्रोकरेज देंगे? जितने पे सेल किया, अब वो जो मीडिएटर है, उस मीडिएटर ने या एजेंट ने, उस एजेंट ने ट्राई किया है कि मैक्सिमम वैल्यू पे सोल्ड हो जाए, तो उसका बेनिफिट उसको मिले, इसीलिए हम कमीशन और ब्रोकरेज दे रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा ये सेल्स प्राइस पे होगा। ठीक है, ये हमको इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ। अभी और भी जो क्वेश्चंस करेंगे उससे और जो जो क्लियर होंगे हम नोट करके रखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है? मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 as a commission on a sale of a computer at the rate of 12.5%. The price of each computer was 32,000 and how many computers are did she sold? ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ मुझे पता है, मेरे लिए आसान है, तुम्हारे लिए नहीं, पर तुम्हारे लिए भी आसान हो सकता है। जस्ट थिंक, क्या दिया है? कमीशन। पहले शुरुआत करो गिवन से। कमीशन इज इक्वल टू 88,000। ओके, अब यहाँ कमीशन मिल गया, इसके आगे क्या करोगे? और क्या दिया है हमको? रेट ऑफ कमीशन दिया है, राइट? रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना है? 12.5%। ठीक है, फिर प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर। ठीक है, वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की सेल प्राइस दी है 32,000। तो मुझे बताओ, मेरे पास सेल प्राइस है, परसेंटेज है, तो मैं कमीशन एक एक का निकाल सकती हूँ, तो निकालो फिर। तो देयरफॉर कमीशन ऑन वन कंप्यूटर इज इक्वल टू 32,000 इंटू 12.5/100। ये दो गए, कैलकुलेट। 320 इंटू 12.5। मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, तुम लोग मत करना। ₹4,000। हाँ मैं बार बार इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि तुम्हारी आदत है रिवीजन करो या एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम कैलकुलेटर से करोगे, बट जब तुमको एग्जाम देना है तो एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो जब भी रिवाइज करो तो ध्यान रखो बिना कैलकुलेटर के रिवाइज करना है। चलो आगे, ये क्या मिला हमको अभी? कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर। ठीक है, कमीशन ऑन वन कंप्यूटर। अब हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर सोल्ड? टोटल कमीशन कितना मिला था? टोटल कमीशन था 88,000। तो कितने कंप्यूटर्स में कहाँ से निकालूंगी? 88,000 डिवाइडेड बाय 4,000। अब ये समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो 88,000 टोटल कमीशन, 4,000 वन का कमीशन, एक कंप्यूटर का, तो कितने कंप्यूटर का कमीशन? डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, जहां पे भी अटक जाओ, अगर दो डेटा दिया है, मैंने इंडेक्स नंबर में भी यही चीज बोली थी, अटक जाओ, ये टेबल बना लो छोटा सा, तुम्हारे आंसर फटाफट आते जाएंगे। और फिर तुमको डायरेक्टली लिखना है, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इज इक्वल टू 88,000 अपॉन 4,000। ठीक है, अगर तुमको वर्ष चाहिए तो क्या लिखोगे? टोटल कमीशन, टोटल कमीशन अपॉन कमीशन ऑन वन कंप्यूटर, अपॉन कमीशन ऑन वन कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितने कंप्यूटर्स थे। करो फिर, 88,000 डिवाइडेड बाय 4,000 कितना आया? 22। तो 22 कंप्यूटर्स आर सोल्ड। आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000। ओके, कितनी इंक्रीज किया? 4,000 से 5,000 हो गया। द सेल्स बीइंग द सेम, अब देखो सेल्स सेम है, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन 3% से 2% हो गया। हिज इनकम रिमेन्ड अनचेंज्ड, फाइंड द सेल्स। बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं ना? हाँ, क्या फाइंड करना है? कमीशन किस पे होता है? दोनों भी सेल्स, राइट? सेल्स फाइंड करना है और कमीशन भी सेल्स पे है। तो हम क्या करेंगे? लेट सेल्स बी
rupees X. Okay. Therefore, commission at 3%. अब मैं 3% 2% का अलग अलग निकालूंगी क्योंकि हमारा सेल्स अभी सेम है. ओके. तो 3% पे कितना कमीशन आएगा? 3/100 इंटू एक्स. इसका मतलब 3x/100. देन उसका इनकम कितना है? सैलरी तो 4,000 से 5,000 हो गई सैलरी. ठीक है, वर्ड्स ना, वर्ड्स. सैलरी, कमीशन नहीं है इसमें. कमीशन इसके ऊपर जाएगा. ओके. तो टोटल इनकम क्या होगा? टोटल इनकम इज इक्वल टू 4,000 प्लस 3x/100. अब कमीशन कितना है? नाउ कमीशन एट 2%. 2% कितना हो जाएगा? 2x/100. ओके. अब ये हो गया. अब अगेन टोटल इनकम. कमीशन कम हो गया बट दोनों का इनकम सेम है. दोनों पीरियड में इनकम उसका सेम है, इसीलिए हमको टोटल इनकम निकालना है. तो टोटल इनकम कितना हो गया यहाँ पे? 5,000 प्लस 2x/100. अब लिखो, एज देयर इज नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन इनकम, therefore 4,000 plus 3x/100 is equal to 5,000 plus 2x/100. अब मुझे बोलो, कहीं पे भी, अभी 3 क्वेश्चन हमने किए, कहीं पे भी हमने कुछ बड़े कंसेप्ट लगाए क्या? दिस इज जनरल सेंस. जनरल सेंस में जाओगे तो तुमको ये चैप्टर आसान लगेंगे, अदरवाइज तुम इस चैप्टर को इतना डिफिकल्ट बना लोगे कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे ही नहीं. और जिनको वर्ड प्रॉब्लम से नफरत है उनको बता दूं, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो. मैं क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के ही आंसर कर रही हूँ. ठीक है, चलो आगे क्या करना. अब ये अगर इधर तक की स्टेप आ गई तो इसके अगले स्टेप्स तो तुम कर सकते हो ना. उतना मैथ्स आता है, इतना तो मैं बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती? आता है. आता है. तो चलो, क्या होगा यहाँ पे? 3x/100 माइनस 2x/100 इज इक्वल टू 5,000 माइनस 4,000. बस मैंने जगह बदल दी इसकी और इसकी. ओके. अब वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. अब क्या होगा? x/100 इज इक्वल टू 1,000. तो x इज इक्वल टू कितना आया? 1 लाख. तो उसका इनकम कितना हुआ? सॉरी, सेल्स कितना हुआ? 1 लाख. ठीक है. देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख. लिख लेना लास्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन लो. अ सेल्समैन रिसीव 8% कमीशन ऑन टोटल सेल्स. ठीक है, टोटल सेल्स. हिज सेल्स एक्सीड्स ₹20,000. he receive an additional, दो बार आ गया, additional commission at a 2% on a sales over 20,000. If he receives 7,600 as a commission, find his total sales. उसका सेल्स फाइंड करना है. और हमको क्या बताया है? वो 8% कमीशन रिसीव करता है, उसका सेल्स जो है वो 20,000 के ऊपर चला गया. कितना है हमको पता है क्या? नहीं. और एडिशनल कमीशन उसको 2% मिलता है. मतलब 8% तो मिलेगा ही मिलेगा जितना सेल्स पे है, पर अगर 20,000 के ऊपर सेल्स हुआ तो 2% एक्स्ट्रा मिलेगा 20,000 के ऊपर वाले अमाउंट पे. ठीक है, वो भी है ओवर 20,000. तो उस पे 2% मिलने वाला है, पूरे इस पे नहीं. इफ ही रिसीव्स, कितना रिसीव कर रहा है? 7,600. मतलब मुझे कमीशन की अमाउंट दी है 7,600 और टोटल सेल्स निकालना है. क्या होगी शुरुआत? लेट सेल्स बी रुपीज एक्स. एक्स के बिना काम नहीं होता यहाँ पे. चलो आगे. कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स. अब यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स दो पार्ट में आएगा. पहला 8%. ओके, 8. तो हम सेकेंड वाले को एडिशनल कमीशन बोलेंगे. तो कमीशन ऑन सेल्स 8% ऑफ एक्स, वो हो जाएगा तुम्हारा 8x/100. देन एडिशनल कमीशन, एडिशनल कमीशन इज इक्वल टू 2% ऑन कितना है? x माइनस 20,000. x माइनस 20,000. तो ये 2x/100 माइनस
20,000 का 2%, 20,000 का 2% कितना आता है? 20,000 इंटू 2/100 कितना आया? 400। तो लिखो 400। ये आया तुम्हारा एडिशनल कमीशन। तो टोटल कमीशन कैसे लिखोगे? देयरफॉर टोटल कमीशन इज इक्वल टू 8x प्लस 100, 8x अपॉन 100 इंटू 2x अपॉन 100 माइनस 400। ठीक है, क्लियर? अब क्या करना है? टोटल कमीशन दिया है ना हमारे पास, हाँ तो पुट करो, हो गया आंसर। इतना ही आंसर है। क्या है टोटल कमीशन? 7,600, ये क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? 10x अपॉन 100 माइनस 400, 7,600 इज इक्वल टू में रहेगा। तो ये 400 इस साइड में गया, ये हुआ 7,200 इज इक्वल टू x/10, राइट? कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? नो ऐसे नहीं कर सकते मैं। हाँ, तुमको बार बार बोलते रहती हूँ डिनोमिनेटर सही करो, और मैं अब खुद भूल गई हूँ डिनोमिनेटर सही करना। ओके, तो ये होगा -4,000 होल डिवाइडेड बाय 100, और फिर ये जाएगा 76,000, नहीं और एक जीरो, इज इक्वल टू 10x माइनस 40,000। जीरो जीरो जीरो, चलो ध्यान दो, जीरोस का भी ध्यान रखना है। ओके, तो नोट करके रखो, ऊपर जीरोस का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना है और जीरोस का भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या आया तुम्हारा? प्लस होगा ये इस साइड जाके, माइनस में है इस साइड जाके प्लस होगा, तो प्लस होते ही कितना आया? 8 लाख। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 80,000। x इज इक्वल टू 80,000। फिर डिनोमिनेटर सेम ना भी करूँ तो भी आता है, मैंने बस कैलकुलेशन गलत किया था। डिनोमिनेटर सेम ना करूँ तो ये हो जाएगा मेरा इधर 8,000 इज इक्वल टू 10x अपॉन 100। तभी भी मेरा सेम ही आ रहा है, चलता है, बिना डिनोमिनेटर सेम किए तो भी जाओगे तो भी चलेगा, बस प्लस माइनस ध्यान रखना। ओके, तो अभी अपने को नोट क्या करना है? पहला नोटिंग, ऑब्जर्व प्लस माइनस साइंस while calculating। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये तो ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर सेम वाला जरूरी नहीं है, बिना डिनोमिनेटर सेम किए भी कर सकते हो, तो बस ध्यान रखना कि तुमने प्लस माइनस बराबर से लिया है। ओके, चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन एक, income of an agent remains unchanged through the rate of commission is increased from 5% to 6.5%, 6.25%. Find the percentage reduction in the value of business। percentage, अब percentage of reduction in the value of business बोला है, तो परसेंटेज में हमको क्वेश्चन अभी परसेंटेज में पूछा है, तो क्वेश्चन जब परसेंटेज में होता है तो मैं यहाँ पे सीधा क्या करती हूँ, जो बिजनेस की वैल्यू है या इनकम है, नहीं इनकम तो एजेंट का दिया है, बिजनेस का वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस को ही मैं 100 कंसिडर करती हूँ। ठीक है, तो कंसिडर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 100। अब मैं यहाँ पे 100 कंसिडर कर रही हूँ। ओके, क्यों 100 कंसिडर कर रही हूँ? क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, तो मैं अगर 100 से कैलकुलेशन शुरू करूंगी तो मेरा आंसर जो आना है वो मुझे फास्ट भी मिलेगा एंड मैं कंफ्यूजन में भी नहीं जाऊंगी कि परसेंटेज वापस कैसे निकालना है। ओके, ये हुआ। अगर ये x है तो ओरिजिनल कितना रहे, ओरिजिनल इनकम कितना होगा? 5%। ओरिजिनल इनकम
ऑफ एजेंट इज इक्वल टू 5 इंटू 100, तो ये आया मेरा 5। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू, अब नई वैल्यू हमको पता है क्या कितनी है? नहीं, बट कमीशन जो है वो कमीशन बढ़ गया। ओके, रेट ऑफ कमीशन जो है वो इंक्रीज हो गया, बट वैल्यू कम हुई होगी तभी जाके मेरा रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज होने के बाद मुझे सेम इनकम मिल रहा है। ओके, तो न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस is equal to x. Therefore, new income of agent is equal to 6.25 upon 100 into x. तो इसको शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में कर सकते हो। 6.5 अपॉन 100, दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये हो जाएगा 625 अपॉन 1000 इंटू एक्स। थिंक सो ये डायरेक्टली 16 भी कर सकते हो तुम, 1/16 इंटू एक्स, तो x/16 होगा। नहीं आता है मत करना, अगर नहीं आता है ये जीरोस के गड़बड़ में तुम्हारे आंसर पूरे रॉन्ग हो जाएंगे। रख देना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, और जब हम अगला कैलकुलेशन करेंगे ना तब उसको चेंज करना लास्ट कैलकुलेशन में, ठीक है? नेक्स्ट, अब दोनों इनकम सेम है, ठीक है? एज इनकम ऑफ द एजेंट रिमेन कांस्टेंट बोला है या क्या बोला है उन्होंने? रिमेन सेम, अनचेंज्ड, तो वर्ड है वही यूज करते हैं, रिमेन अनचेंज्ड। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू x/16, तो x इज इक्वल टू कितना आया? 80 इज इक्वल टू x। इसका मतलब न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हुआ? न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 80। ओरिजिनल कितना था? 100 था। जब ओरिजिनल 100 था, नया 80 है, तो रिड्यूस कितना हुआ? 20। तो देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 20%। ठीक है, मैं यहाँ पे 20% इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि मैंने वहां पे ऊपर 100 लिया था। ओके, अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह कुछ और लू, XY लू, तो कंफ्यूजन में जाओगे। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे? परसेंटेज का नहीं, किसका? वैल्यू। तो अलग अलग वैल्यू दी है एंड परसेंटेज रिडक्शन पूछा है, परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट पूछा है। ठीक है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, बट परसेंटेज कितना है ये अगर पूछा है तो हम क्या करेंगे? 100 से शुरू करेंगे। ओके, जो वैल्यू हमारे पास दी है उसको 100 कंसिडर करेंगे, और जो वैल्यू हमको निकालनी है उसके लिए x कंसिडर करो। ओके, क्लियर है? यहाँ पे हुआ तुम्हारा कमीशन वाला पार्ट खत्म। चलो, अभी कमीशन के बाद हमको देखना है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन प्राइस, सेल्स प्राइस पे दिया जाता है। बट डिस्काउंट में भी बहुत अलग अलग तरीके के डिस्काउंट है, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, मार्केटेड प्राइस, इन पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? कैश डिस्काउंट आफ्टर, अब मैंने प्राइस में से, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो जो बचा उस पे हम देंगे कैश डिस्काउंट। जो पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट दिया जाता है इज अ कैश डिस्काउंट। फिर प्रेजेंट वर्थ क्या होता है? जितना तुमने पेमेंट किया है वो रहेगा तुम्हारा प्रेजेंट वर्थ। तो कैश में जितना पेमेंट किया इज अ प्रेजेंट वर्थ। फिर आता है सम ड्यू। अब सम ड्यू, फेस वैल्यू, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, ये सब कब आता है? ये जब भी हमको क्वेश्चन होते हैं बिल डिस्काउंटिंग के। अब बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग अगर क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग में हम करते क्या है, किसी ने मुझे आज के दिन एक बिल लाके दिया है कि इस बिल का पेमेंट मैं 6 महीने के बाद करूंगा। अब अगर ये 6 महीने के बाद करेगा, पर शायद मुझे जरूरत आज ही है ये पैसों की, या फिर
आज नहीं है पर अगले 2 महीनों में शायद मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो मैं इसको बैंक वालों के पास जाके दे सकती हूँ कि इसका मुझे डिस्काउंटिंग करके दो। अब डिस्काउंटिंग करना मतलब क्या, कि अब अगर उस बिल की अमाउंट 10,000 है, ठीक है, 10,000 का बिल है जो मुझे मिलने वाला कब है, 6 महीने के बाद मिलने वाला है। तो ये 6 महीने बाद मिलेगा अमाउंट, बट मुझे चाहिए इसको 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स। तो मैं इसको 4 महीने के लिए डिस्काउंटिंग करके लूंगी। तो ये जो होता है ये 10,000 इज अ सम ड्यू, इज अ सम ड्यू। एंड ये सम ड्यू का फॉर्मूला, इसको हम एस डी बोलते हैं। सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट आता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट है, नॉट ट्रेड डिस्काउंट। सम ड्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट, ये रहेगा मेरा, सॉरी, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू। क्लियर है? अब ये जब हमको करके देते हैं तो फेस वैल्यू मेरा 10,000 है, राइट? फेस वैल्यू मेरा 10,000 है। अब उस 10,000 में डिस्काउंटिंग के कुछ चार्जेस भी तो लेगा बैंक, जो खुद के लिए रहेगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना हुआ, बैंकर्स डिस्काउंट कितना हुआ? तो बैंकर्स डिस्काउंट हम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू पे। प्लेस फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। अब ये प्रेजेंट इंटरेस्ट जैसा, सिंपल इंटरेस्ट जैसा फॉर्मूला लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला। एन आएगा, आर आएगा। अब यहाँ पे हमको एन फाइंड करना पड़ेगा कि कितने दिनों के लिए हमने डिस्काउंटिंग यूज किया है। प्रेजेंट फेस वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई होगी या फिर नहीं भी दे सकते, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होगा। ओके, क्लियर है? फिर आता है बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन क्या होता है? जो तुमने क्या किया, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, या फिर डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। ओके, बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे बैंकर्स गेन। क्लियर है? समझ आया? इन्हीं फॉर्मूले को हमको उल्टा फुल्टा करके यूज करना है। एक बार हम क्या करते हैं, सारे फॉर्मूले जो हमको फॉर्मूले लगने वाले हैं हम एक जगह लिख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट क्या होगा? सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फिर इसके बाद सम ड्यू, सम ड्यू क्या होगा? सम ड्यू रहेगा मेरा पीडब्ल्यू ने पहले, सम ड्यू इज इक्वल टू, हाँ, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके, और ये ट्रू डिस्काउंट हम किस पे फाइंड करेंगे? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला देखो कौन सा किस पे यूज हो रहा है। बैंकर्स डिस्काउंट में सम ड्यू, फिर सम ड्यू के लिए तुम्हारा क्या था, ट्रू डिस्काउंट, और ट्रू डिस्काउंट के लिए प्रेजेंट वर्थ पे जाएगा। ओके, कौन सा किस पे जा रहा है बस ध्यान रखना। फिर मैं इसी से सम ड्यू का दूसरा फॉर्मूला लिख सकती हूँ, प्रेजेंट वर्थ इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस एन आर अपॉन 100। ये तुमको कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले जैसे लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा बैंकर्स गेन बीजी इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी, डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, अब बीजी का दूसरा फॉर्मूला भी दिया है। बीजी मतलब ही क्या होता है, जो तुम्हारा ट्रू डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट, इस पे हम एन इंटू आर अपॉन 100 करेंगे, मतलब ट्रू डिस्काउंट का सिंपल इंटरेस्ट, ट्रू डिस्काउंट का सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन पीरियड। ओके, और वो एन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा टेबल बनाना है। ओके, क्लियर है? तो यहां से ही मेरे पास बीडी का एक और फॉर्मूला आया, बीजी माइनस टीडी, इसके आगे लिख दो बीजी माइनस टीडी, ये भी मेरा बीडी का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? मैं जानबूझ के स्क्रिबलिंग वाले मोड में ले रही हूँ बिकॉज ये फॉर्मूला हमको याद करने जरूरी है। ओके, क्लियर है? What is the true discount on sum offer 12,720 due in 9 months, hence at 8% per annum simple interest? Okay, तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ट्रू
डिस्काउंट फाइंड करना। ट्रू डिस्काउंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है क्या? नहीं, बट मुझे ये पता है सम ड्यू इज इक्वल टू, क्या पता है मुझे? सम ड्यू इज इक्वल टू, इसको हम एस डी लिखते हैं, तो सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ, वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, प्लस ट्रू डिस्काउंट। ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो मुझे जो फॉर्मूला पता है मैं वहीं से जाऊंगी, मैं एक्स्ट्रा नए फॉर्मूले निकालने की कोशिश नहीं करने वाली। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, यहां से मुझे ट्रू डिस्काउंट मिल सकता है। तुम्हारे पास सम ड्यू है राइट, 12,720। प्रेजेंट वर्थ है? नहीं है। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला किस पे लगाते हैं हम? प्रेजेंट वर्थ पे लगाते हैं राइट। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ के अकॉर्डिंग जाके ट्रू डिस्काउंट फाइंड कर सकती हूँ। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है PNR अपॉन 100, PNR अपॉन 100। वहां पे P मतलब यहाँ पे P हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट वर्थ। ओके, प्रिंसिपल की जगह ये बन जाएगा प्रेजेंट वर्थ। तो PW प्लस TD की जगह क्या लिखेंगे? PW इंटू एन, एन कितना है? नहीं, पहले पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो एस डी इज इक्वल टू PW, एस डी हमारे पास दिया है, वैल्यू पुट करो 12,720। PW है? नहीं, तो PW को ऐसे ही रखो, ब्रैकेट के अंदर करना। अब PW मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 प्लस एन कितना है? 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, तो 9/12। ओके, इनटू आर कितना है? 8%, तो 8 अपॉन 100। ठीक है, 9/12 इंटू 8 है, तो 12 कितना, पहले 3 से ले लेते, 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 6। ओके, तो PW इंटू 106 अपॉन 100, ये कितना 12720। तो PW इज इक्वल टू क्या होगा? 12720 इंटू 100 अपॉन 106। ठीक है, मैं बस उल्टे फुल्टे ही कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। चलो आगे, नहीं कुछ कर रही हूँ, बस सॉल्व तुमको कैलकुलेटर पे नहीं करना है। अब करो इसका आंसर, कितना आता है? आई थिंक सो 12,000 आता है। अगर PW इज 12,000 तो ट्रू डिस्काउंट कितना होगा? फिर से सेम फॉर्मूला, SD इज इक्वल टू PW प्लस TD। तो TD इज इक्वल टू SD माइनस PW, बस चेंज कर दिया फॉर्मूले में जगह। और अगर ये भी नहीं करना है, ठीक है, अगर तुमको इस चीज को भी नहीं करना है, इस चीज को अगर नहीं करना है तो इसको हटा दो। यहाँ पे मेरे पास SD है, PW मैंने अभी निकाला है, तो SD की जगह लिख दो SD, PW के जगह लिख दो PW, TD के जगह TD। अब TD फाइंड करना है तो TD के बचे हुए जो भी एलिमेंट रहेंगे वो एक साइड ले लो, तो ये आएगा 12,720 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 720। तो TD इज इक्वल टू 720। ट्रू डिस्काउंट आ गया, आंसर कंप्लीट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between the true discount and banker's discount on a bill due 6 months hence at a 4% is a 6 to 160, is a 160। calculate the true discount, banker's discount and amount of bill। अब मुझे बोलो ये क्या था? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज बैंकर गेन, बैंकर्स गेन। तो मेरे पास क्या दिया है? बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन कितना है? 160, बैंकर्स गेन इज 160। और मुझे फाइंड क्या करना है? ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ बिल। ओके, कहाँ से जाऊं मैं? बैंकर्स गेन का फॉर्मूला लिख लो। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या था? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 160। समझो, ये हमको पता है, ठीक है, बट मेरे पास ना बैंकर्स डिस्काउंट है ना मेरे पास ट्रू डिस्काउंट है। मैं बैंकर्स गेन डायरेक्टली भी बता सकती हूँ कि इट इज अ इंटरेस्ट ऑन, इट इज अ इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, इट इज अ इंटरेस्ट ऑन ट्रू
डिस्काउंट। तो इफ इट इज अ इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, हमको क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ 4% 6 मंथ्स के लिए। इस पे एक्स पे। तो ट्रू डिस्काउंट किसको लेंगे? एक्स लेंगे, ठीक है। एक्स किसको लेंगे? ट्रू डिस्काउंट को लेंगे, ठीक है। तो लिखो देयरफॉर लेट ट्रू डिस्काउंट बी एक्स। लेट ट्रू डिस्काउंट बी एक्स। देयरफॉर बीजी इज इक्वल टू एक्स इंटू 4%। 4% के लिए हम 4/100 इंटू 6/12। तो एक्स की वैल्यू निकालो। बीजी है 160, कितना आएगा? 2 जा 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 1 जा 50। तो x/50, ये 50 इंटू 160 मतलब 8000। x इज इक्वल टू 8000 आया। x इज इक्वल टू 8000 आया मतलब ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 8000। देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 8000। ओके, ट्रू डिस्काउंट मिल गया, राइट। तो अब बैंकर्स गेन वाला फॉर्मूला यूज करके मैं डायरेक्टली वापस बैंकर्स डिस्काउंट भी निकाल सकती हूँ। फिर से नहीं समझ आ रहा मेरे पास क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। जो याद आता है उधर से जाना है हमको। बैंकर्स डिस्काउंट क्या? बैंकर्स गेन था 160, बैंकर्स डिस्काउंट हमको फाइंड करना है तो उसको वैसे ही रखो। एंड ट्रू डिस्काउंट हमने अभी फाइंड किया 8000। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना आया? 8000 इस साइड चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो 8160। अब ये दोनों मिल गए। इसके बाद आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा अभी तक। हमको क्या फाइंड करना है? एक हो गया ट्रू डिस्काउंट, हो गया बैंकर्स डिस्काउंट, हो गया अमाउंट ऑफ बिल भी पूछा है। अमाउंट ऑफ बिल इसका मतलब फेस वैल्यू पूछी है। अब फेस वैल्यू पूछी है, फेस वैल्यू पे हम क्या करते हैं? बैंकर्स डिस्काउंट हमारा ऑलवेज फेस वैल्यू पे होता है, इसीलिए मैंने वो तुमको लिखवा के दिया था कि ये लिख लो। किस पे क्या फाइंड आउट करोगे ये लिख लो, तो तुम्हारा आसान, तुमको थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है। तो बैंकर्स डिस्काउंट हम किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू पे। तो यहाँ से मैं फेस वैल्यू निकाल सकती हूँ, अमाउंट ऑफ बिल निकाल सकती हूँ। तो तुमको लिखना पड़ेगा लेट y बी द फेस वैल्यू, y बी द फेस वैल्यू। और अब हमको बीडी का फॉर्मूला पता है, अगर मैं फेस वैल्यू पे लूंगी तो y इंटू कितना परसेंट है? 4/100 इंटू 6/12। हाँ, रेट चेंज नहीं होगा, यहाँ पे रेट वही है, ठीक है। तो बीडी कितना आया था मेरा? 8160। ये y/50 ही होगा। अभी हमने कैलकुलेशन किया तो इट्स लॉजिकल कि हम फास्ट कर सकते हैं। तो 8160 इंटू 50 कितना आया? y इज इक्वल टू 408000। तो तुम्हारा फेस वैल्यू क्या हुआ या अमाउंट ऑफ बिल क्या हुआ? 408000। लास्ट में एक काम कर सकते हो, सारे एक के नीचे एक, कौन सा? ट्रू डिस्काउंट 8000, बैंकर्स डिस्काउंट 8160 एंड फेस वैल्यू या वैल्यू ऑफ अ बिल इज इक्वल टू 4,08,000। ये तुम लिख सकते हो, ओके। और इसको मस्त बॉक्स वॉक्स कर देना। अब उतने प्रेजेंटेशन तो तुमको आते होंगे, और नहीं आते हैं तो अपने कंटेंट पे ज्यादा ध्यान रखो। प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो आंसर्स पे ज्यादा ध्यान रखो कि हमने आंसर्स करेक्ट निकाले हैं। चलो नेक्स्ट देखो। अ बिल ड्रॉन ऑन अ 5th June for 6 months was discounted at a rate of a 5% per annum on 19th October. If cash value of a bill is a 43,500, find the face value of a bill. अब कैश वैल्यू कब होता है? जब हम उसको ले रहे, ओके, डिस्काउंट कर रहे हैं। पहले लिख देते हैं कैश वैल्यू इज इक्वल टू 43,500 एंड आर कितना है मेरा? 5%, ओके। ड्रॉ कब किया है बिल? डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन इज 5th June। कितने पीरियड के लिए? पीरियड ऑफ बिल
क्या है 6 मंथ। अब 6 मंथ मतलब जून से 6 मंथ आगे कितना होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट। दिसंबर, 6 महीने। ओके, तो दिसंबर, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर क्या होगा मेरा? 5 दिसंबर, ये क्या होगा? नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया, तो लीगल ड्यू डेट निकालो। लीगल ड्यू डेट क्या होता है? नॉमिनल ड्यू डेट के आगे 3 दिन, 3 डेज ग्रेस पीरियड। तो वहां से हमको लीगल ड्यू डेट मिलेगा। तो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 8th ऑफ द दिसंबर। बट डिस्काउंटिंग कब किया है? डिस्काउंटिंग किया है 19th अक्टूबर को। तो डेट ऑफ डिस्काउंट, डेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 19th अक्टूबर। नंबर ऑफ डेज कितने बचे फाइंड करना पड़ेगा ना, लीगल ड्यू डेट के लिए कितने नंबर ऑफ डेज बचे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो, अब अगर 19th अक्टूबर को डिस्काउंट किया है तो अक्टूबर में डेज होते हैं 31, और 31 डेज में अभी बचे कितने? 12। इसको क्या हो गया अचानक? अक्टूबर में कितने दिन होते हैं बचते हैं? अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में दिन होते हैं 31, तो बचे मेरे पास 12 दिन। नवंबर के पूरे 30 दिन, एंड अक्टूबर के 8 दिन। ओके, ये टोटल डेज, टोटल कर लेना कितने नंबर ऑफ डेज है। तो 50 दिन। अब 50 दिन के लिए, 50 दिन के लिए हमको एन निकालना है। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा? 50/365। कितने डेज के लिए मैं इसका डिस्काउंटिंग करूंगी ये मुझे नहीं पता, इसलिए हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया। डेट्स जब भी दिए हैं तो याद रखना कि तुमको कहाँ से निकालना है, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल ड्यू डेट, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल ड्यू डेट, इनके बीच में कितना नंबर ऑफ डेज बचा है, वहां से हमको एन मिलेगा। ओके, तो एन इज इक्वल टू 50/365। इसका शॉर्ट करना जरूरी नहीं है, यहाँ तक रखोगे तो भी चलेगा। अब हमको फाइंड क्या करना है? फेस वैल्यू। पर फेस वैल्यू अब डायरेक्टली फाइंड होगी? नहीं होगी। कैश वैल्यू दी है हमारे पास, तो वहां से मैं कुछ फेस वैल्यू के लिए कैलकुलेशन कर सकती हूँ। फेस वैल्यू और कैश वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैंकर्स डिस्काउंट। फेस वैल्यू एंड कैश वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? बैंकर्स डिस्काउंट। और बैंकर्स डिस्काउंट हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं, यूजिंग इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, किस पे इंटरेस्ट निकालोगे रे? यूजिंग इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। बैंकर्स डिस्काउंट इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू रहेगा ना। हाँ, तो बैंकर्स डिस्काउंट के दो फॉर्मूले हो गए। पहला कौन सा? बैंकर्स डिस्काउंट के दो फॉर्मूले हो गए। पहला है बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू पे परसेंटेज। ओके, फेस वैल्यू इनटू कितना परसेंट था? फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। ओके, दूसरा बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। अब मुझे बोलो, मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे फेस वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स आना है, यहाँ पे भी एक्स आना है। तो मैं फेस वैल्यू को एक्स लेके कर सकती हूँ। तो फिर लो, देयरफॉर फेस वैल्यू बी एक्स। तो बैंकर्स डिस्काउंट पहले क्या आएगा? बी डी इज इक्वल टू एक्स इंटू एन, कितना था मेरा? 50/365। आर कितना है? 5/100। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कितनी है? 43/500। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मैं लिख सकती हूँ एक्स इंटू, एक जीरो गया, 25/365 इज इक्वल टू एक्स माइनस 43/500। ओके, तो इस एक्स को इधर ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, इसको इधर ले लो तो ये प्लस में हो जाएगा, इस साइड में माइनस में चला जाएगा। तो ये 43/500 इज इक्वल टू एक्स माइनस 25x/3650। तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मेरे पास 3650x-25x/3650 रहेगा। तुम शॉर्ट भी कर सकते हो, मैं क्यों इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रही हूँ, आई डोंट नो।
3650 अपॉन 25, ये आता है 146, ठीक है, 146, 1/146 कर सकते हो। ऐसे भी नहीं करना है तो जो मैंने लिखा था उस उधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये बन जाएगा मेरा 145x अपॉन 146, तो 43,500 इंटू 146 अपॉन 145 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 5 और ये इधर शॉर्ट शॉर्ट करते चले जाओ तो तुमको आंसर थोड़ा सा जल्दी मिलेगा। 43,500 अपॉन 100 अपॉन 145, ये 300 समथिंग आता है। 300 इंटू 146, ठीक है, इंटू 146, तो एक्स कितना आया? 43800, 43800, ये आया तुम्हारा फेस वैल्यू। अब पूरे क्वेश्चन की सीक्वेंस देखो, हमने क्या क्या किया है। हमारे पास जो जो वैल्यू दी थी, बिल ड्रॉन कब दिया किया था, फिर कितना टाइम के लिए ड्रॉ किया था, उधर से हमने क्या क्या निकाला है, हमने नॉमिनल ड्यू डेट निकाला है, फिर लीगल ड्यू डेट निकाला है, फिर वहां से हमने कैश वैल्यू लिया, फिर कैश वैल्यू एंड फेस वैल्यू के लिए कंपैरिजन जो होता है, वो कंपैरिजन से हमको डिफरेंस मिलता है बैंकर्स डिस्काउंट। फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट, तो ये एक मेरे को मिल गया। बट बैंकर्स डिस्काउंट अगेन दूसरा नाम क्या है? फेस वैल्यू का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फेस वैल्यू का सिंपल इंटरेस्ट। कितने दिन के लिए? जितने दिन के लिए डिस्काउंटिंग किया है, पूरा नहीं रहेगा। 6 महीने पूरा नहीं आएगा। अगर स्टार्टिंग में ही डिस्काउंटिंग किया होता तो शायद मैं 6 महीने पूरा ले लेती, पर अगर ये बीच में इन बिटवीन कहीं पे डिस्काउंटिंग किया है तो वो नहीं आएगा। हमको ओनली उतना पीरियड निकालना है। तो वो पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वो पीरियड कहाँ से रहेगा? जहां से डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट, यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आएगा मेरा नंबर ऑफ डेज, और वहां से मैं फाइंड करूंगी दूसरा बैंकर्स डिस्काउंट। अब ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे भी फेस वैल्यू है, यहाँ पे भी फेस वैल्यू है, इसीलिए हमने बैंकर्स डिस्काउंट के दोनों फॉर्मूले यूज करके आंसर निकाला, और फिर हमने उन आंसर्स को कंपेयर किया, क्लियर? समझ आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलेंगे इंश्योरेंस एंड एन्यूटी के पास। A bill of 15,000 drawn on 15th Feb for 10 months was discounted on 13th May। अब परसेंटेज भी तुमको 3/4% पर एनम दिया है, एंड कैलकुलेट क्या करना है तुमको? बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ओके, अब हमारे पास फेस वैल्यू देखो, क्वेश्चन अब यहाँ पे आसान हो गया। फेस वैल्यू दिया है, अब हमको पूरा उल्टा फुल्टा कैलकुलेशन नहीं करना है, फेस वैल्यू दिया है, राइट? तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 15,000। फेस वैल्यू तो हो गई 15,000, आगे क्या करोगे? 10 महीने करना है कैलकुलेट, क्योंकि मुझे लीगल ड्यू डेट चाहिए। डिस्काउंटिंग की डेट 13th में है, तो हमको वो टेबल बनाना है। तो पहले लिखो डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ओके, डेट ऑफ बिल ड्रॉन रहेगा, यस, डेट ऑफ बिल ड्रॉन क्या है? डेट ऑफ बिल ड्रॉन 15th Feb, और कितने महीने के लिए ड्रॉ किया है? तो नॉमिनल ड्यू डेट नहीं, पहले पीरियड भी तो लिखना पड़ेगा ना। पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू 10 मंथ्स। अब ये 10 मंथ्स है तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा? नॉमिनल ड्यू डेट रहेगा मेरा 15th दिसंबर। ओके, 15th दिसंबर, ठीक है। तो 15 दिसंबर अगर नॉमिनल ड्यू डेट है तो लीगल ड्यू डेट 3 दिन एक्स्ट्रा, तो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 18th दिसंबर। अब कितने दिन देखो, मई में, अच्छा वो लिखा ही नहीं ना मैंने, वो भी लिख लो। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, नहीं, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कब किया है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग थर्ड नहीं, 13th में। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इतने दिन आएंगे, एंड देन लास्ट में टोटल नंबर ऑफ
days. Number of days for which discounting is done. Okay, so number of days for which discounting is done. मई में कितने दिन होते हैं? एक बताओ, कहाँ के दिन पता है पूरे पूरे आने वाले, पहले वो लिख लो देन कैलकुलेट करो. तो जून के मेरे 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर में कब हो रहा है? 18 लीगल ड्यू डेट, तो यहाँ पे 18 आएगा. बस बचा क्या? मई. तो इसमें हमको क्या करना है? मई में 31 माइनस 30, 31 माइनस 13 कितना आएगा? अगेन 18. तो ये 18 टोटल कितना आया? करो टोटल जरा. 18 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 18, 219. मैंने कैलकुलेटर पे किया है, प्लीज तुम लोग मत करना. तो 219. अब 219 आया तो n क्या होगा मेरा? n इज इक्वल टू 219 अपॉन 365. आ रहा है तो करो, नहीं तो रहने दो ऐसे ही. जब लास्ट में कैलकुलेशन आएगा तब कर लेंगे. अब क्या करना है हमको? BD इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू n इंटू r अपॉन 100. तो फेस वैल्यू क्या था मेरा? 15,000, राइट. 15,000 इंटू n कितना आया? 219 अपॉन 365 इंटू r कितना है? 5%. नहीं 5% नहीं, r यहाँ पे कैलकुलेशन करना था ना, हम भूल गए वो r का रेट तो लिखना ही भूल गए. रेट के कैलकुलेशन थे. रेट इज इक्वल टू 3/4%. तो ये 3 इंटू 4 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना होगा? 15/4%. तो यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा? 15/4 अपॉन 100. ये 2 0, ये 2 0 गए. अब इसका कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कितना आता है. इसका आंसर आया तुम्हारा 337.5. तो तुम्हारा बैंकर्स डिस्काउंट BD इज इक्वल टू आया 337.5. क्लियर है? आई होप यहाँ तक तुमको पूरे तरह के क्वेश्चंस एंड किस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है ये समझ आ गया होगा. बस ध्यान रखो, तुमको यहाँ पे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए एंड कहाँ पे कौन सी चीजें यूज करोगे. अब जैसे मैंने बोला, तुम्हारे मेन जो फॉर्मूले है कौन से? BD का फॉर्मूला क्या था? फेस फेस वैल्यू इंटू n इंटू r अपॉन 100. फिर BG किस पे था? ट्रू डिस्काउंट पे था. तो ट्रू डिस्काउंट इंटू n इंटू r अपॉन 100. अब फॉर्मूला सेम है, बट जब परसेंटेज निकाल रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कोई और वैल्यू पे है. तो वो ध्यान रखना. बैंकर्स डिस्काउंट फेस वैल्यू पे होगा, बैंकर्स गेन ट्रू डिस्काउंट पे होगा. ओके, ये क्लियर. देन हम इसके बाद एक और चीज याद रखते हैं. बैंकर्स डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला है. बैंकर्स डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला क्या था? फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू. फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू. ओके, ये भी एक फॉर्मूला है जो तुम यूज कर सकते हो. एंड BD के लिए एक और ट्रू डिस्काउंट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था वो भी फॉर्मूला बता देती हूँ. दैट इज ट्रू डिस्काउंट इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100. एक और फॉर्मूला देखा था, प्रेजेंट वर्थ फेस वैल्यू. प्रेजेंट वर्थ एक ही होता है ना? हाँ, तो यहाँ पे फेस वैल्यू लिखो, प्रेजेंट वर्थ लिखो, बात एक ही है, गड़बड़ मत करना. प्रेजेंट वर्थ. ओके, देन और क्या है? बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन हो गया. मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही पे बनने वाले हैं. तो बस ध्यान दो कि कौन सा क्वेश्चन दिया है और कौन से क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकती हूँ. सबसे मेन अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रही हूँ कि कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो. वर्ड प्रॉब्लम है, रीड द क्वेश्चन. कहाँ से क्या क्या उठा सकते हो उनको उठाओ, उनको एक स्टेबल फॉर्मेट में डालो. एंड जैसे ही फॉर्मेट में डालोगे देन ट्राई करो, डिसाइड करो कि कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करने वाले हो. गलत हुआ घबराना मत. दूसरा फॉर्मूला लेना और दूसरा फॉर्मूला लेके दूसरे फॉर्मूले से स्टार्ट करना. बट फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए. इन फॉर्मूलेज की सारी PDF जो है, जहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले लिख के रखे हैं, मैं वो PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी. आप वहां से जाके ले सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकालो एंड उसको यूज करो. पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए.
ओके और स्पेसिफिकली चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एंड इंश्योरेंस एन्युटी, फॉर्मूला याद है, उसको कहाँ पुट करना है, ये आ गया तो तुम्हारा आंसर डन है। कैलकुलेशन मस्ट है, ये मत भूलना, कैलकुलेशन तुमको ही करना, बिना कैलकुलेटर के करना है। कैलकुलेटर क्या होता तो कैलकुलेटर के अलाउ अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर और जल्दी आता, बट तुमको बिना कैलकुलेटर के करना है, तो कैलकुलेशन करना भूलना मत। तुम एक और चीज कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन में बहुत टाइम जा रहा है, यू कैन डू वन थिंग, अगर कैलकुलेशन में बहुत टाइम जा रहा है तो पूरा जो स्टेप्स है वो स्टेप्स लिखो, लास्ट स्टेप तक पूरा लिख के रखो, क्या कैलकुलेट करना है, कहाँ कहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन होना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी है। अब जैसे सिंपली बताऊं तो तुमने यहां तक, ठीक है, ये क्वेश्चन में तुमने यहां तक आंसर लिख के रखा और तुम्हारा कैलकुलेशन तुमको लग रहा है बहुत टाइम लगेगा, मेरे से ये कैलकुलेशन होता नहीं है, ये यहां तक निकाल के रखो। बस याद रखना कि लास्ट में जैसे ही मेरे बचे हुए सारे क्वेश्चंस हो जाए, उसके बाद मुझे आके ये कैलकुलेशन करना है। कर सकते हो ये, क्योंकि हमको मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करना है, तो जहां जहां कैलकुलेशन नहीं आ रहा है हाफ पार्ट छोड़ दो, कैलकुलेशन एंड के लिए रखो और बचे हुए जो भी क्वेश्चन है वो कर लो फॉर दीज टू चैप्टर, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। बाकी जगह पे मैं बोलती नहीं हूँ कैलकुलेशन रुका दो, आई थिंक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहीं हद तक तुम रुका के रख सकते हो, ऐसे वैल्यूज जहां पे निकालना है वहां पर छोड़ दो, अगली वैल्यू नहीं आने वाली है तो लास्ट के वैल्यू पे तुम रख सकते हो, अगर अगली वैल्यू निकालनी है उससे तो तुमको वो कैलकुलेशन उसी टाइम पे करना पड़ेगा, आंसर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इंश्योरेंस एंड एन्युटी करते हैं। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है, अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, दैट इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी। अब इसमें देखो इंश्योरेंस, सबसे पहले इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है, अब इंश्योरेंस हमने पता है, सुना है, इंश्योरेंस क्या होता है कि हमको ना प्रीमियम भरना होता है और उस प्रीमियम पे, प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमको क्लेम मिलता है अगर कुछ क्या बोलते हैं अनफोर्सीन एक्टिविटीज हो गए तो। अब उनमें हमको सिंपली यहाँ पे दो चीजें ही निकालनी है, प्रीमियम एंड क्लेम, प्रीमियम एंड क्लेम। तो प्रीमियम हम कब, प्रीमियम किस पे भरेंगे, प्रीमियम किस पे भरेंगे, तो रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम किस पे रहेगा, जितने की तुमने पॉलिसी ली है उतने पे ही रहेगा, तो इसीलिए प्रीमियम इज इक्वल टू प्रीमियम का परसेंटेज इनटू पॉलिसी वैल्यू। ओके, पहला क्या आया, प्रीमियम, पहला क्या आया, क्या लिख रही हो प्रीमियम का, प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या था, क्या बोला मैंने अभी, प्रीमियम इज परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई होगी, पॉलिसी वैल्यू अलग है, प्रॉपर्टी वैल्यू अलग है, प्रॉपर्टी जितने की होती है उतने की ही पॉलिसी होगी जरूरी नहीं है, तो चेक करना कि एक्चुअली कौन सी वैल्यू दी है क्वेश्चन में। ओके देन उसके बाद आता है क्लेम। अब मुझे बोलो क्लेम हम कब देंगे, इंश्योरेंस वाले क्लेम कब देते हैं, जब तुम्हारा लॉस हुआ है, अगर लॉस है ही नहीं तो क्लेम कैसे मिलेगा, तो लॉस इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्लेम कब आएगा, जब मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, क्लेम कब आएगा, जब मेरा लॉस हुआ है। अब वो लॉस कितना बेयर करेंगे, तुम्हारे प्रॉपर्टी वैल्यू के जितना या जितना तुमने पॉलिसी बनाई है उसका, जितनी पॉलिसी बनाई है उसका, राइट, बट प्रॉपर्टी तो मेरी पूरी लॉस में गई, तो मुझे यहाँ पे करना है रेशो, किसका रेशो, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू के अकॉर्डिंग जितना मेरा पॉलिसी वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग मुझे लॉस मिलने वाला, लॉस का क्लेम मिलेगा, ठीक है। अब इसको वापस हम समझते हैं, इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। सपोज मेरा जो प्रॉपर्टी है वो 10 करोड़ का है, 100 करोड़, 100 लिखा है तो 100 करोड़ का, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी पे मेरा जो पॉलिसी मैंने बनाया है वो पॉलिसी मैंने 90 करोड़ की बनाई है, तो मेरी पॉलिसी वैल्यू है 90 करोड़, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है बट पॉलिसी मैंने 90 करोड़ की बनाई है। ओके सपोज ये प्रॉपर्टी जो है वो फायर की वजह से डैमेज हो गई, ठीक है, फायर की वजह से डैमेज हुई, अब डैमेज कितनी हुई वो भी हमको क्वेश्चन में देंगे कि कितना डैमेज हुआ है, सपोज 70%,
जो है प्रॉपर्टी वो डैमेज हो गई। अब 70% मतलब क्या, इसका 70%, इसका मतलब 70 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज हुई। तुम्हारी पॉलिसी वैल्यू 90 करोड़ की है, लॉस तो 70 ही हुआ है, लॉस तो 70 ही हुआ है, तो वो तुमको थोड़ी 90 करोड़ देंगे क्लेम में, नहीं ना। तो तब क्या करना है, इफ 100 करोड़ इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट, लॉस कितना हुआ 70 करोड़ का, तो 90 करोड़ के अकॉर्डिंग कितना लॉस, तो 90 करोड़ के अकॉर्डिंग कितना लॉस, तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे ये लॉस लिखते हैं हम, दिस इज लॉस, दिस इज प्रॉपर्टी वैल्यू एंड ये पॉलिसी वैल्यू। तो मेरा फॉर्मूला देखो क्या है, मैं इसीलिए तुमको बोलती हूँ ना कि मैथ्स इज इजी, बस तुमको तुमको उसको इजी वे में ढालना है, खुद के अकॉर्डिंग जो हमको आता है उसके अकॉर्डिंग तुम अगर उसको सॉल्व करते जाओगे तो तुमको मैथ्स आराम से चला जाएगा। बट तुम पहले ही डर जाते हो, ये फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा। अब इसमें मैंने कहीं पे भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैं तुमको डिफाइन कर रही हूँ कि अगर तुमको इतना भी क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू है, 90 करोड़ का पॉलिसी वैल्यू है, और लॉस 70 करोड़ का ही हुआ है, तो इसमें से मुझे क्या डिफाइन होता है, जब लॉस 70 करोड़ का हुआ है, पॉलिसी मैंने 90 करोड़ के लिए, 90 मेरे को तो मिलने वाला नहीं है, तो मुझे 90 का तो प्रपोर्शन लेना पड़ेगा। अब प्रपोर्शन किससे लेंगे, 100 से लेंगे, इसीलिए फिर ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय एंड डिवाइड। समझ आ गया, क्लियर है क्लेम का फॉर्मूला, ओके। कितना आसान है देखो। अब अगर इतना आता है तो पॉलिसी के इंश्योरेंस के क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, और ये अगर क्वेश्चंस कर लोगे पहले 2 चैप्टर के, तो मैथ्स 2 के जो तुम्हारे अगले चैप्टर है जहाँ पे तुमको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, जैसे प्रोबेबिलिटी है या फिर रिग्रेशन है, इसमें जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी तुम यहाँ से उसके मार्क्स कवर कर सकते हो। तो थोड़ा सा बस पढ़ो, क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, अगर तुम क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा आंसर एक्यूरेट ही होगा, तुमको क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें। An agent places insurance for a 4 lakh on a life of a person. The premium is to be paid annually at a rate of a 35,000 per annum. Find agent's commission at a 15% on a premium. अब मुझे बोलो प्रीमियम पे कमीशन पूछा है, राइट, प्रीमियम पे कमीशन पूछा है, पॉलिसी वैल्यू क्या है 4 लाख, तो लिखो गिवन पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। वो प्रीमियम कितना भर रहा है 35,000, राइट, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकाल लो कितना है। आई थिंक इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, नॉट 35,000 पर एनम अगर दिया है तो मेरा तो आंसर डायरेक्टली आएगा, मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो। दिस इज रुपीज 35 पर 1000 पर 1000 पर एनम, ओके, पर 1000 पर एनम, इसका मतलब 35 रुपए हर 1,000 के पीछे। अब पॉलिसी वैल्यू मेरी कितनी है 4 लाख, राइट, पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, 35,000 दिया है, ये तो पर एनम में डायरेक्टली 15% निकालती तो डायरेक्टली निकल जाता, पर वो क्वेश्चन वैसा नहीं था, ठीक है। तो 35 पर 1000 पर एनम, अब मुझे बोलो पॉलिसी वैल्यू इतनी है तो मैं कमीशन निकाल सकती हूँ, तो कमीशन इज इक्वल टू किस पे आएगा, पॉलिसी वैल्यू पे आएगा, नो 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 कमीशन नहीं, प्रीमियम 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 सॉरी, प्रीमियम, प्रीमियम किस पे आएगा, पॉलिसी वैल्यू पे आएगा, पॉलिसी वैल्यू मैंने 4 लाख लिख दी, कितना है कमीशन 35 रुपीज, किस पे, हर 1,000 पे, हो गया, ये तीन जीरो गए, 400 इंटू 35 कितना आया 14,000 पर एनम, ये मेरा प्रीमियम रहेगा। अब ये प्रीमियम मिल गया, मुझे क्या करना है, कमीशन निकालना है, तो कमीशन ऑफ एजेंट, कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू 14,000 इंटू 15% अपॉन 15% अपॉन क्या 15 अपॉन 100, ये दो 140 इंटू 15 2100,
2100, ये रुपीस के साइन वगैरह लिखना। हाँ हाँ, मैं नहीं लिख रही हूँ, मैंने पहले पहले वाले चैप्टर में भी कहीं रुपीस का साइन नहीं डाला है। तुम लोग रुपीस का साइन डालना, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। वो चेकर ऐसे, हाँ इसने सब लिखा है, मार्क दे देगा वो फटाफट। ओके चलो, और इन दो चैप्टर में तो कर ही सकते हो, मस्त हाईलाइट करना, बॉक्स करना, टाइम मिले तो नहीं तो पता चला मैंने बोला है और तुमने कर दिया और उसमें टाइम खत्म हो गया, ये मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड एट फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मैंने बोला था पूरी पॉलिसी वैल्यू कभी नहीं होती, कितना है 75% ऑफ इट्स वैल्यू। द एनुअल प्रीमियम एट अ 0.70% अमाउंट्स टू, ये इतना हो रहा है। ओके मतलब हमारे हमको यहाँ पे शायद पॉलिसी वैल्यू निकालनी सकती है भी नहीं। चलो क्या करना है देखते हैं। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंड ऑफ 60%, अब 60% बिल्डिंग डैमेज भी हो गई ऑन ड्यू टू फायर, हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर कितना क्लेम होगा, राइट क्लेम निकालना है। पर क्लेम के लिए मुझे सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए, फिर पॉलिसी वैल्यू चाहिए, फिर प्रीमियम चाहिए, और उसके बाद मैं क्लेम निकाल सकती हूँ। नहीं, क्लेम के लिए तो मुझे लॉस चाहिए, ठीक है, और लॉस निकालने के लिए मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू लगेगी, बिकॉज उसके ऊपर 60% निकालना है। तो अल्टीमेटली मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, फिर पॉलिसी वैल्यू क्या है, राइट, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, एंड देन लॉस। क्लियर, इतना सब करना है। उसमें हमको एक चीज दी हुई है, अल्टीमेटली क्लेम फाइंड करना है। ओके अब उसमें हमको जो चीज दी हुई है हम उस पर पहले फोकस करते हैं। हमको क्या दिया है कि 75% जो है वो वैल्यू है, पॉलिसी की वैल्यू है, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू को एक्स कंसिडर कर सकती हूँ, तो मेरा पॉलिसी वैल्यू जो है वो 0.75x हो जाएगा। अगर तुमको 0.75 अच्छा नहीं लग रहा है, 75/100x ये मेरा पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा, राइट। और प्रीमियम हमको किस पे मिलता है, पॉलिसी वैल्यू पे, राइट। प्रीमियम हम पॉलिसी वैल्यू पे निकालते हैं। तो प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम दिया है ना क्वेश्चन में, प्रीमियम इज इक्वल टू 2625, 2625। अब इस प्रीमियम में 2625 में क्या क्या आएगा, प्रीमियम कितना है 0.07%, मतलब 0.07/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू क्या थी मेरी 75/100x इज इक्वल टू 2625। क्लियर, तो यहां से मैं निकाल सकती हूँ 2625 x इज इक्वल टू, बस चेंजेस कर लो, 2625 इंटू 100 मतलब ये 10,000 अपॉन 0.70 इंटू 75। करो क्या क्या आता है, 5 लाख, x इज इक्वल टू 5 लाख। अगर x इज इक्वल टू 5 लाख है इसका मतलब क्या, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई तो पॉलिसी वैल्यू निकालो, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू कितना था 0.75 ना, या 75/100, 75%, तो इंटू 75%, क्या आया तुम्हारा 3,75,000, सॉरी 75/100 इंटू 5 लाख इज इक्वल टू 3,75,000। ओके ये पॉलिसी वैल्यू आ गई। अब ये पॉलिसी वैल्यू आ गई तो इसके आगे का काम क्या है, लॉस निकालो। लॉस कितना है 60%, लॉस किस पे निकालोगे, प्रॉपर्टी वैल्यू पे, तो 60% ऑफ 5 लाख 3 लाख आता है। तो लॉस आ गया, क्लेम निकालो। क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू किसका प्रोपोर्शन था, न्यूमरेटर में पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी, तो पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके तो 3 लाख इंटू
पॉलिसी वैल्यू है मेरी 3,75,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू है क्यों एक्स्ट्रा जीरो लगा रही हूँ मैं, प्रॉपर्टी वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, तो करो कैलकुलेशन, कितना आएगा क्लेम। $2,25,000 इज योर क्लेम। ठीक है, समझ आया जाना कैसे है। मेरा एम यहाँ पे तुमको लिखना कैसे है ये नहीं है, यहाँ पे अब मैं तुमको मोस्टली कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जा सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं ये बता रही हूँ। ये समझना है तुमको। जब फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला में जो जो मिसिंग है वहां से तुमको आंसर करना, फिर वहां पे जो हाईएस्ट वाला रहेगा उसको तुम पहले दे दो कि यहाँ से हमको एक एक वैल्यू है, यहाँ से हम एक्स ले सकते हैं, एक्स का हम कितना परसेंटेज लेंगे तो हमको वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ये हमको एक क्राइटेरिया डिफाइन हो जाएगा। तो सिंपली समझो कि क्वेश्चन को कैसे तुमको टैकल करना है, इसलिए रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, अभी अगर तुमने देखा होगा तो मैंने भी रीडिंग करते करते ही हाईलाइट करते गई हूँ कि ये पॉइंट मुझे काम आएंगे। एंड देन लास्ट में मैंने क्या बोला था, शायद स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी वैल्यू पूछा होगा, पर प्रॉपर्टी वैल्यू दिया ही नहीं है, हमको क्लेम पूछा है, तो मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, लॉस, क्लेम सब करना है। ठीक है, तो ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन आने के बाद डरना मत। नेक्स्ट, अ हाउस वैल्यूड एट 8 लाख इज इंश्योर्ड एट 75%। चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दी है, 75% अगेन दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम दिया है। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द हाउस इफ एजेंट्स कमीशन इज 9% ऑफ द प्रीमियम। फाइंड द एजेंट्स कमीशन। अब ये आसान हो गया ना, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू है मेरे पास। जब प्रॉपर्टी वैल्यू है तो मेरे पास पॉलिसी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू percentage of premium, no percentage into percentage of insured, percentage of insurance। तो ये आया तुम्हारा 8 लाख इंटू 75%। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हुई, 8 लाख इंटू 75%, 6 लाख। इफ पॉलिसी वैल्यू इज 6 लाख, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम का फॉर्मूला लिख लेना, प्रीमियम इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 0.80%, तो अपॉन 100, ये दो गए, और अगेन एक और कम कर देना, तो हमारे पास 600 इंटू 8, 4,800। ओके, प्रीमियम आ गया, तो प्रीमियम के 9% कमीशन है, तो कमीशन निकाल लो। कमीशन इज इक्वल टू 432। क्लियर, मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, तुम लोग अच्छे से करना। नेक्स्ट, a warehouse valued at 40,000 contains the goods worth 2,40,000. The warehouse is insured against fire for 16,000 and goods to the extent of 90% of their value. ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स भी है, प्रॉपर्टी भी है, एंड उसके अलावा कुछ गुड्स भी है जिन गुड्स को भी इंश्योर किया गया है। गुड्स वर्थ 80,000 वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ओके, 80,000 का गुड्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया है। द रिमेनिंग गुड्स वेर वाइल द रिमेनिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड 80%, जो बचा हुआ गुड्स था वो 80% तक डिस्ट्रॉयड हुआ ऑफ देयर वैल्यू ड्यू टू फायर। द डैमेज ऑफ द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8,000। वेयर हाउस का डैमेज जो है वो 8,000 का है। ओके, द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम। अब टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम, मुझे बोलो वेयर हाउस के लिए मेरे पास पॉलिसी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, फिर लॉस है, तीनों है। दिखाऊं कहाँ कहाँ पे है, ये देखो, दिस इज प्रॉपर्टी वैल्यू, दिस इज पॉलिसी वैल्यू। ओके, ये वेयर हाउस का, एंड दिस इज लॉस। वेयर हाउस का मिल गया, तो वेयर हाउस का मैं क्लेम कर सकती हूँ पहले फास्ट। क्या आएगा क्लेम,
फॉर वेयर हाउस, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, हाँ, तुम लोग लिख लेना वो अच्छे से। क्लेम फॉर वेयर हाउस, वेयर हाउस का क्लेम होगा 8,000 इंटू 16,000 अपॉन 40,000 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3,200। ये आया किसका? वेयर हाउस का। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 दे देना, जो हमको बाद में लगने वाला है। अब आते हैं गुड्स के लिए। गुड्स कितने वैल्यू है? गुड्स की वैल्यू कितनी है? 2,40,000। दिस इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर गुड्स। ओके, गुड्स के लिए, गुड्स का अलग से करेंगे कैलकुलेशन। तो गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? इज इक्वल टू 2,40,000। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू इज 2,40,000। पॉलिसी वैल्यू कितना है? ओनली 90% इंश्योर्ड किया है, तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 90%, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 2,40,000 इंटू 90%, 2,16,000 पॉलिसी वैल्यू आ गया। अब लॉस, हाँ यहाँ क्वेश्चन में इसका लॉस निकालना ही इंपॉर्टेंट है। गुड्स वर्थ 80,000, 80,000 का पूरा की पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ये तो पूरा लॉस है। 80,000 प्लस कितना बचा है गुड्स? 2,40,000 का था, ठीक है। तो 2,40,000 में से 80,000 का तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। जो 1,60,000 बचा है, वो 1,60,000 का 80% जो है वो लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा 80,000 तो गया, तो 80% ऑफ 1,60,000। और ये 1,60,000 कहाँ से आया? 2,40,000 माइनस 80,000, यहाँ से मुझे ये 1,60,000 मिला। तो अब देखो 80,000 प्लस 1,28,000, यहाँ पे ये भूलना मत, गुड्स का अलग से निकालना है, भूलना मत। तो टोटल कितना हुआ? 2,08,000। 2,08,000 का लॉस है। अब 2,08,000 का लॉस है, तो क्लेम कितना होगा? क्लेम फॉर गुड्स 2,08,000 लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 2,16,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000। करो आंसर। है तुम्हारा 187,200। ठीक है, क्लियर है? वो कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर पे करती हूँ, प्लीज तुम लोग खुद से सॉल्व करना। अब मुझे बोलो, दिस इज योर सेकंड। हमने गुड्स का भी ले लिया एंड वेयर हाउस का भी ले लिया, तो टोटल क्लेम इज इक्वल टू 3,200 प्लस 187,200। कितना आया टोटल क्लेम? 190,400। ठीक है, ये रहा तुम्हारा आंसर। यहाँ पे तुम्हारे इंश्योरेंस के क्वेश्चंस हुए खत्म। अब चलते हैं एन्यूटी पे। अब एन्यूटी होता क्या है समझो। एन्यूटी मतलब देयर इज अ रिकरिंग पेमेंट। रिकरिंग पेमेंट, हम हर साल सेम अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बार 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 पेमेंट करते जाते हैं, हम उसको बोलते हैं एन्यूटी। ठीक है, एक कंटिन्यूअस फ्लो में कुछ सालों के लिए हमने डिसाइड करके रखा होता है कि हमको इतनी अमाउंट पे करना है, तो वो होता है मेरा एन्यूटी। अब अगर ये समझ गया है, तो एन्यूटी के अंदर बहुत सारे टर्म्स है। सबसे पहला टर्म आता है एन्यूटी रेगुलर एंड एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी रेगुलर क्या होता है? यहाँ पे पेमेंट जो है, मैं जो बोल रही हूँ ना रिकरिंग पेमेंट, ये रिकरिंग पेमेंट तुम्हारा एट द एंड ऑफ पीरियड होता है। एट द एंड ऑफ पीरियड, जो भी मेरा पीरियड होगा उसके एंड में होगा। एंड एन्यूटी ड्यू, इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, पीरियड के स्टार्ट में ही पेमेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे ये एन्यूटी ड्यू एंड एन्यूटी रेगुलर का डिफरेंस इसलिए चाहिए क्योंकि इसके आगे हमको जो सॉल्व करना है, वो हमको करना है इनके प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ओके,
एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी रेगुलर, इसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू नहीं, पहले फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, ए इज अक्यूमुलेटेड अमाउंट, अक्यूमुलेटेड अमाउंट, सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। सी रहेगा जो रिकरिंग तुम्हारा पेमेंट जा रहा है, ओके, रिकरिंग पेमेंट जा रहा है, जो एनुअल पेमेंट जा रहा है इज योर सी। आई रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज नंबर ऑफ ईयर। बट यहाँ पे ध्यान रखना आई और एन जो है वो चेंज हो सकते हैं अगर मेरा कंपाउंडिंग जो है वो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली एंड सेमी एनुअली, हाफ ईयरली सेमी एनुअली एक ही होता है, क्वार्टरली या फिर मंथली है, तब रेट को हमको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2 4 12 एंड एन को मल्टीप्लाई करना है 2 4 12 से, ओके। बट ध्यान रखना जब बोला है तभी, अदरवाइज हम कंसीडर करेंगे एन और आई मेरा सेम है और दोनों के दोनों एनुअली है, ओके, ठीक है। अगर ये मेरा क्या है, फ्यूचर वैल्यू, अक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब क्या, फ्यूचर में मुझे इतना वैल्यू मिलने वाला है। तो व्हाट इज अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू में ना बस इसका एक फॉर्मूला चेंज हो रहा है, P इज इक्वल टू, एक जगह चेंज हो रही है, C अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, वो हम पूरा जब पढ़ते हैं हमको तब काम में है। अभी हमारा एम क्या है, हमको रिवाइज करना है और आंसर आने चाहिए। तो अभी हमारा एम जहाँ पे, हम वहीं पे फोकस करेंगे। ये कैसे फॉर्मूला आया मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगी, ओके। और अगर किसी को चाहिए तो जब मैं पूरा लेक्चर डालूंगी तब चेक कर लेना, ओके। चलो, तो बस फॉर्मूला याद रखना, अगर अक्यूमुलेटेड अमाउंट है या फिर फ्यूचर वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू है तो 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 है। एंड अगर प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू पूछी है तो C अपॉन आई तो है ही है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन है, ओके। इसकी भी जगह बदल गई और ये भी चेंज हो गया, दोनों भी चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब एन्यूटी ड्यू में क्या होगा, एन्यूटी ड्यू में बस एक ही डिफरेंस आता है कि हमने ईयर के बिगिनिंग में पेमेंट किया। तो जो मेरा एन्यूटी रेगुलर या फिर इमीडिएट एन्यूटी का जो फॉर्मूला है उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई से, उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई से, दोनों जगह पे, दोनों जगह पे। तो मेरा बस फॉर्मूला क्या चेंज होगा, C इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 फ्यूचर वैल्यू के लिए ए, एंड प्रेजेंट वैल्यू P इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। क्लियर है फॉर्मूले, फॉर्मूले क्लियर है तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी, मतलब रेगुलर वाला है, पेमेंट कितना है 500 मेड एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर फॉर 5 years एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। मैंने बोला था ना, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, मंथली अगर रहा तो हमको एन और आई को चेंज करना है, ओके। तो मेरा यहाँ पे सी क्या है 500, आई डिफाइन करना है तो आई 12% है, पर ये पर एनम है, मुझे पर एनम चाहिए क्या, नहीं मुझे क्वार्टरली चाहिए। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया, अच्छा डिवाइडेड बाय 4, ये तो कर लिया, परसेंटेज है अभी भी। तो ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 3%, इसका मतलब क्या 0.03, ठीक है। एन, आई को करना है डिवाइड, एन को करना है मल्टीप्लाइड, ठीक है। आई को करना है डिवाइड, एन को करना है मल्टीप्लाइड। तो ये मल्टीप्लाइड में क्या आएगा 5 years इंटू 4, तो 20 आ गया। एन क्या आया मेरा 20, क्लियर है। आई मिल गया, एन मिल गया, आई मिल गया, एन मिल गया। अब यहाँ पे इन्होंने वैल्यू नहीं दी है, मैं तुमको वैल्यू बताती हूँ। 1 प्लस 0.3 मतलब 1.03 ब्रैकेट रेज टू 20। क्वेश्चन में तुमको वैल्यू दी हुई होगी तो उस चीज के लिए डरना मत, बस वहां पे वैल्यू कब कैसे यूज करना है वो मैं बताती हूँ। तो लिख ही लो यहाँ पे
1.03 ब्रैकेट रेज टू 20 इज इक्वल टू 1.8061। 1.8061। हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट के कैलकुलेशन है, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है, तो मैंने तुमको पहले भी बताया, जब भी तुमको लगे कि इसके आगे कैलकुलेशन मुझे टाइम लगेगा या फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो छोड़ देना, बचे हुए क्वेश्चंस करना एंड लास्ट में इस कैलकुलेशन पे आना। तो एटलीस्ट तुमको कंसेप्ट पता है और तुमने कंसेप्ट पूरा किया है, उसके स्टेप्स मार्क्स तो तुमको थोड़े बहुत मिल जाएंगे। बट अगर तुम आंसर निकालने जाओगे तो बचे हुए जो क्वेश्चन है जो हमको एक्चुअली में आ रहे हैं पूरे अच्छे से, हमको वहां पे आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सकते हैं, तो वो पहले सॉल्व कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मेरा? फॉर्मूला क्या था? क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू ना। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट बोला है, अमाउंट निकालना है, तो ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। सी के जगह सी की वैल्यू पुट करो, कितनी थी? 500। आई के जगह 0.03, देन 1 प्लस 0.03 रेज टू 20 माइनस 1। अब वैल्यूज पुट कर दो, कैलकुलेट करो एंड आंसर बताओ। 1.0 नहीं 1.806361, 8061 माइनस 1, तो मेरे पास क्या बचा? 500 अपॉन 0.03 इंटू 0.8061। करो कैलकुलेट, कितना आता है? मैं कैलकुलेटर पे ही करूंगी क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है। 8061 अपॉन 3 13435, 13435, ये रहा तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट, फाइंड द accumulated value after 3 years and immediate annuity of a 5000 per annum with a compounded at a 4% per annum। अब compounded 4% per annum मतलब क्या? मैं per annum ही लूंगी, पूरा की पूरा डेटा ही per annum में है। तो हमको अमाउंट निकालना है, सेम सेम तरीके से ही जाएंगे ना। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है तो ए इज इक्वल टू सी क्या है? 5000 अपॉन आई 0.04 ब्रैकेट के अंदर 1.1 प्लस 0.04 ब्रैकेट रेज टू कितने साल के लिए? 3 years, तो ब्रैकेट रेज टू 3 माइनस 1, तो 5000 अपॉन 0.04, 1.14 का रेज टू 3.04, 1.04 ब्रैकेट रेज टू 3 माइनस 1। मैं तुमको बताती हूँ क्या आता है। 1.04, इसका आंसर आता है 1.1248। 5000 अपॉन 0.04, 1.1248 माइनस 1, माइनस 1 करोगे तो 0.1248 आएगा इंटू 5000 अपॉन 0.04, तो आंसर आया तुम्हारा 15608, 15608। ओके, क्लियर है? समझ आ गया कैसे करना है? ये सबसे आसान है। एन्यूटी वाला इसलिए आसान है बिकॉज यहाँ पे तुमको ज्यादा सोचना नहीं है, तुमको फॉर्मूला पता है तो तुम आंसर कर रहे हो, और फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज ट्राई मत करना, इधर उधर देख के भी ट्राई मत करना। कॉपी पेस्टिंग से बेटर है तुम ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके जाओ और इन क्वेश्चंस को बख्श दो। नेक्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट compounded annually, the annuity immediate 20,000 per year amounts to 2,60,000 in 3 years। अब अमाउंट दिया है, सी दिया है और तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है। कंपाउंडिंग एन्युअली है, एन्युअली है तो हमारा काम और आसान हो गया। क्या 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 दिया है? ए इज 2,60,000 इज इक्वल टू सी क्या था? 20,000। आई क्या है? वही तो निकालना है, तो अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, एन इज 3 माइनस 1। क्या करोगे? 20,000 को इधर लेके चले जाओ, तो 2,60,000 इंटू आई अपॉन 20,000, 4040 गया, इज इक्वल टू 1.,
नहीं, 1 प्लस आई रेज टू 3 माइनस 1, कितना बचा? 2 1 जा 2 13, तो 13 आई बचा इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू 3 माइनस 1। इसको एक्सपांड कर दूं क्या आई को, तो मेरे पास कुछ तो आएगा जिससे मैं आंसर कर पाऊंगी। एक्सपेंशन करते हैं, क्या आएगा एक्सपेंशन? ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, और ये -1, तो ये +1 -1 तो हट गया, ठीक है। ये 13i है, क्या करती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इस i को मैं डिवाइड कर देती हूँ सबसे, मतलब सभी से, तो यहाँ पे ये 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 3i प्लस i² बचेगा। तो अगर ये 3 इस साइड चला, इसी को इस साइड लेके आ जाते हैं तो ये माइनस होगा, तो मेरे पास इक्वेशन बना i² प्लस 3i माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन चाहिए -10 और एडिशन चाहिए 3। 5 टू जा, ये माइनस है प्लस है तो 5 टू जा, i प्लस 5 इंटू आई -2, ये मेरे फैक्टराइजेशन होंगे, इज इक्वल टू 0। तो i इज इक्वल टू -5 और i इज इक्वल टू 2। अब मुझे बोलो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस में हो सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, एज आई इज नॉट इक्वल टू माइनस, आई इज मोर देन 0, as I should be more than 0, therefore I is equal to 2। डन, समझ आ गया। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड एन एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी ड्यू 3000 per annum accumulated to at 20% per annum compounded yearly। ईयरली लिखा है तो और आसान हो, ड्यू में अमाउंट का फॉर्मूला क्या आएगा, ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई, एन्यूटी ड्यू है, इंटू 1 प्लस आई रेज टू माइनस, सॉरी माइनस एन पहले का, एन्यूटी ड्यू है ना, ओके प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, फ्यूचर वैल्यू की बात है। तो 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज टू एन -1, ओके। तो ए के जगह ए की वैल्यू पुट कर दो, 1932.8, 1932.480 इज इक्वल टू सी कितना है 3000 अपॉन 0.2 इंटू 1.2 इंटू द ब्रैकेट 1.2 ब्रैकेट रेज टू n -1। करो कैलकुलेट, ये होगा 1932.480 इंटू 0.2 अपॉन 1.2 इंटू 3000 इज इक्वल टू 1.2 रेज टू n -1। कितना आता है, 1932.480 इंटू 0.2 अपॉन 0.2 इंटू 3000। 3000 इंटू 1.2, 1932.480 इंटू 0.2 अपॉन एम इक्वल टू, ये तुम्हारा आया 1.0736, 1.20 रेज टू n -1 +1 होगा तो ये 2.0736 इज इक्वल टू 1.20 रेज टू n। अब अगर यहाँ पे कैलकुलेटर होता तो मैं बोलती 1.2 ले लो इंटू इक्वल टू करते जाओ, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुमको n जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होगी, और अगर नहीं भी है तो 1.2 एंड 2 आ रहा है, तो समझ लो कि 1.2 अगर 2 आ रहा है तो वो 4 5 या 6 के आसपास आएगा, क्योंकि रेज टू
1.2 12 लेके भी कर सकते हो। 12 का स्क्वायर 144 आता है। तो अगर मैं 12 का रेस टू 4 करूंगी तो वो 2 के आसपास कहीं पे आएगा। तो वैसे चेक कर सकते हो कैलकुलेट करते वक्त। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर से करके बता रही हूँ। 1.2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.2 रेज टू n बाई इंडाइसेस, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 बाय इक्वालिटी ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, क्लियर है? हम्म। ये इतने क्वेश्चन है और इसमें ऑलमोस्ट अपन ने क्वेश्चन सारे के सारे फ्यूचर वैल्यू के लिए है। प्रेजेंट वैल्यू के लेते ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, समझ आया? तुम्हारे मोस्टली फ्यूचर वैल्यू के ही क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने फ्यूचर वैल्यू के ही क्वेश्चंस लिए हैं। एक प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन लेती हूँ, एक 2 मिनट दो बस। अब यहाँ पे तुम्हारा इंश्योरेंस एंड एन्यूटी ये भी खत्म हो गया। अब समझो, तो कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, एन्यूटी, ये दोनों जो चैप्टर है उन दोनों चैप्टर में तुमको बेसिक याद रखना है क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन रीडिंग प्लीज मत भूलना। क्वेश्चन रीडिंग जितने अच्छे से करोगे उतने अच्छे से तुमको आंसर आएगा। क्वेश्चन रीडिंग सेकंड है फॉर्मूला। फॉर्मूला प्लीज मत भूलना। फॉर्मूला से भी तुम्हारे बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे। अगर कोई फॉर्मूला में गड़बड़ कुछ क्वेश्चन लग रहा है तो क्या करोगे, जो फॉर्मूला तुमको याद है वो फॉर्मूला लिखोगे, उसके जो जो अमाउंट जहां जहां पे दिए हैं वहां वहां पे पुट करोगे एंड देन आगे आंसर करना शुरू करोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुमको क्लियर हो गया होगा। और मैथ्स का हमने ऑलमोस्ट हर चैप्टर कवर करके लिया है। तो अपनी ये जो सीरीज है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी बोलो कि अगर आप ये पढ़े हो या ना भी पढ़े हो, एक बार रिवीजन के लिए यूज करो। तुमको इसमें से कम 15 से 20 मार्क्स एक्सीड होंगे तुम्हारे तैयारी के ऊपर। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। एंड